नहीं, रास्ता का कोई विवाद का बात नहीं है, कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है। आप किसी का रास्ता अगर रोकेंगे, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति, आप उसका अगर रास्ता रोक देंगे, अब वो रास्ता जो आप रोक रहे हैं किसका रोक रहे हैं? उसके मकान का रोक रहे हैं, है ना। या हो सकता है किसी का दुकान का रास्ता आप बंद करना चाह रहे हैं, किसी का जमीन का रास्ता आप बंद करना चाह रहे हैं। तो क्या आप रास्ता किसी का रोक सकते हैं? मान लेते हैं आप चाह रहे हैं कि आपकी निजी जमीन है, ठीक है, वो आप ही की जमीन है, आपका निजी जमीन है, क्या आप उसका रास्ता रोक पाएंगे? आखिर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी अगर किसी का रास्ता बंद करता है ना, तो वो जो है एक तरह से धारा 339 और 341 के तहत अपराध माना जाता है। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, आप उसको जाने आने से नहीं रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो हमारी निजी जमीन है, हम उस पे मकान बनाकर रह रहे हैं, तो मेरा निजी जमीन आपका, और जो एक तरह से आप जिसका रास्ता रोक रहे हैं, ठीक है, आपका ये निजी जमीन है, निजी मकान है, ये आपका मकान है, लेकिन अब सामने से भी जो आप रास्ता दे रहे हैं वो भी निजी है। तो निजी जमीन है, लेकिन रास्ता जितना पूरा एरिया तो आपको नहीं लिया जा रहा। एक तरह से नियम के तहत जो है, अब शहर में है कि शहर में तो नगर निगम के द्वारा जब तक आपको आपका नक्शा जो है वो पास नहीं किया जाएगा, सारा कुछ देखा नहीं जाएगा, तब तक आप मकान बनाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होता है, और समस्या ये उत्पन्न होता है ग्रामीण क्षेत्र में खास करके लेकिन फिर भी इस समस्या का हल पाने के लिए मान लेते हैं अगर कोई रास्ता आपका रोकता है, तो पहला काम आप वो करेंगे कि जो राजस्व के अधिकारी हैं, अंचल स्तर पे जो अधिकारी हैं, उनको आप एक आवेदन देंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना। दूसरा, आप जो एक तरह से आप FIR भी उसके खिलाफ दर्ज कराएंगे। तीसरा काम जो है, आप SDO SDM के पास भी आवेदन करेंगे। चौथा कार्य जो है, आप DM के पास भी आवेदन करेंगे। आपका समस्या है तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। यानी रास्ता का विवाद जो है, आप समझ सकते हैं कि रास्ता किसी का नहीं रोका जा सकता और ना आप किसी का रोक सकते हैं। सवाल है, प्लीज सर हेल्प, हमारा घर जो है 20 साल पहले बना था, लेकिन 15 फीट रास्ता जो बिहार सरकार था उसमें 5 फीट और बाकी अपना जो है रैयती जमीन मिलाकर मेरा घर जो है बन गया। अब और अभी भी 10 फीट रास्ता बचा हुआ है जो गांव वालों का रास्ता उपयोग हो रहा है, लेकिन हमारा किसी से लड़ाई चल रहा है किसी दूसरे जमीन को जो है लेकर। लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं वो मेरा घर ना तोड़वा दे, क्योंकि वो रास्ता में बना हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि वो रास्ता वाला जमीन जिसमें मेरा घर बना है वो मेरे नाम कैसे होगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई रास्ता जो है वो एक तरह से सरकारी जमीन को आप जो है वो रास्ते वाली जमीन है, आप उस पर मकान बना लिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जिला कलेक्टर को पावर है कि वो आपको बंदोबस्त कर दे या जो भी है उस पे किसी प्रकार का। लेकिन जो जब भी किसी प्रकार से अगर आदेश हो जाता है तो आपको नोटिस किया जाएगा और नोटिस करने के बाद एक्शन ले लिया। अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपका घर तोड़वा ही दे। लेकिन अगर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होगा तो आप भी जो है जिला कलेक्टर के पास आवेदन करेंगे, और उसके बाद भी नहीं होगा तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे, ठीक है, ताकि आप भी अपना एक दावा पेश कर सकें। अगला सवाल है कि अगर एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों को उनका बंटवारे का हिस्सा मिल चुका है, इनमें से एक ने अपना बंटवारे का हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को बेचता है, चूंकि उसे पैसे की आवश्यकता है, तो क्या वो रजिस्ट्री भी जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? तो चलिए इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। देखें, एक यहाँ पर सीधी सी बात है कि जमीन का जब हिस्सा मिल गया ना, है ना, हिस्सा मिल गया आपको, तो
इसका मतलब ये होता है कि दूसरे को उससे किसी प्रकार का जो है ऑब्जेक्शन नहीं है ना। यानी ऑब्जेक्शन क्या होता है कि ठीक है, आज आप इस हिस्से को बेचेंगे अगर, तो इसका जो विक्रय पत्र बनेगा, जो एक तरह से डीड बनेगा, उसमें जो होगा कि जो दूसरा भाई है उस पे अपना उसको सपोर्ट करेगा, सीधी सी बात है। और उसका सपोर्ट ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो इस बात से सहमत है कि उनको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। फिर अगर बेचना चाहे, हिस्सा मिल गया तो बेच सकते हैं। अगला सवाल है सर, 1936 का केवाला दादा के बड़े भाई का नाम है, लेकिन 1951 से रसीद और खतियान दादा के नाम से है। जमीन दादा के नाम पर कैसे जो है आया, इसकी जानकारी कोर्ट के पास नहीं है। अब इस जमीन पर किसका होगा? देखें, 1936 का जो खतियान है वो दादा के जो बड़े भाई हैं, है ना, जो केवाला है दादा के बड़े भाई के नाम पर है, लेकिन 1951 में रसीद और खतियान दादा के नाम से है। लेकिन देखें, एक चीज होता है ना कि इसमें कहीं ना कहीं अगर देखें कानूनी तौर पे, है ना, कि अब ये कोर्ट को जानकारी नहीं है कि ये जो है एक तरह से ये जमीन पे जो है ये कैसे ट्रांसफर हुआ, है ना। तो अब देखें सवाल क्या होता है कि पहले का जो एक तरह से अधिकार है ना, पहले अगर मान लेते हैं दादा के जो बड़े भाई हैं उनके नाम पर वो संपत्ति है, तो बड़ा भाई का संपत्ति में अगर बिना बंटवारा का कोई भी होता है तो छोटा का भी तो अधिकार, छोटा भी अपना दावा कर ही सकता है। लेकिन यहां पर छोटा का अधिकार हो सकता है, ऐसे दोनों का अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर जो पहले का दस्तावेज देखा जाए, तो पहले का दस्तावेज में अगर ये साबित होता है कि इसमें बड़े भाई का ही नाम दर्ज है, तो बड़ा भाई आसानी से दावा कर सकता है। और इसके बाद इसको तो जो एक तरह से जो रसीद और खतियान बनाया गया है उस एक तरह सर्वे के बाद, तो सर्वे अधिकारी बताएंगे कि वो किस आधार पे इसको किस तरीके से इसका सर्वे किए, है ना, किस प्रकार नाम को मेंशन किए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अभी वो सर्वे अधिकारी हो सकता है नहीं होगा, तो दस्तावेज जो है, दस्तावेज में जो भी बात है मेंशन किया होगा उसको लेकर उसको वेरीफाई करने के बाद जो है वो बात एक सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगला सवाल है कि सर, मेरे नाना ने मेरी माँ को घर बनाने के लिए जमीन दिया है और मैंने भी बना लिया है। मेरे मामा और नाना ने उस जमीन का कोर्ट में जाकर दस्तावेज बना दिया और हम जो है भूमिहीन हैं। दस्तावेज मेरी माँ के नाम पे है, हस्ताक्षर मेरे मामा नाना दोनों का है उसमें। NH रोड जा रहा है, मामा नाना सभी मर गए, उनका बेटा लोग दावा कर रहा है पैसा हम लेंगे। उस जमीन का पूरा पैसा मेरी माँ को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको, आपकी माँ को जो है पूरा पैसा भी मिलेगा और साथ में अगर ऐसा जो है वो आपके साथ किए तो और भी जो हिस्से की जमीन है, इसलिए कि अगर कोई उस परिवार की बेटी है तो उसको संपत्ति में समान अधिकार है। जितना आपका मामा का जो है वो जमीन होगा उतना ही आपकी माँ का भी होगा उस नाना की संपत्ति में, तो वो हक तो देना होगा, वो कानूनी रूप से देना होगा। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो आप भी संपत्ति पे दावा करेंगे। अगला सवाल है कि सर जी, दादाजी के मौत के बाद की जमीन बेचकर उन पैसों से जो है नई जमीन खरीद ली, अब वो खुद की बता रहे हैं तो क्या करें? ठीक है, तो देखें सीधी सी बात है कि दादाजी का जो है मौत के बाद अगर पिता ने जमीन को क्या किए, पैतृक जमीन को बेच दिए और फिर जो है अब जमीन को खरीद लिए, ठीक है, पैतृक संपत्ति को जो है ना बेचा गया, है ना, को बेचा गया। अब एक चीज है कि पिता पैतृक संपत्ति को बेचता है, फिर जो है जमीन को खरीदता है, ये संपत्ति को खरीदता है, तो वो उनका अर्जित कहलाता है। लेकिन कानूनी रूप से वो जो है ना आप दावा किया जा सकता है, यानी बेटे दावा कर सकते हैं, लेकिन बेटे को ये जो है पिता के द्वारा जो खरीदी हुई संपत्ति है ना उसको पैतृक साबित करना होगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये तो अधिवक्ता का काम है, आपके जो वकील होंगे वो कार्य करेंगे।
लेकिन बहुत ये ऐसा तरीका है, सीधी सी बात है, क्या है, सीधी सी बात है ना, कि पिता अगर पैतृक संपत्ति बेचते हैं, जिस समय वो बेचे, कितने में वो खरीदे, कहाँ से वो पैसा लाए, उनको उतना पैसा कहाँ से मिला जिससे वो संपत्ति खरीद लिए। तो बहुत तरह के सवाल हैं जिसको लेकर जो है एक तरह से जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और इसमें आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचा और उसके बाद संपत्ति को खरीदा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मेरे नाम से केवाला है, रसीद भी कटता है, पुराना खतियान में ठीक है, नया में बिहार सरकार कर दिया है, जमीन मस्जिद के बगल में है तो नया वाला में डाल दिया है 1 डिसमिल मस्जिद और 1 डिसमिल जो है मदरसा, जो कि 2 कट्ठा 2 दूर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर बताइए। देखें सीधी सी बात है, पुराना अगर आपका है, निजी जमीन है ना, रैयती जमीन है, आपका अपना जमीन, बिहार सरकार हो गया है ना, तो आप क्या करेंगे, पहला काम करना कि आपको सिविल कोर्ट जाना है ना, सिविल कोर्ट जाना है, और जाने से पहले भी काम करना है कि खतियान जो है वो ओरिजिनल निकाल लेना है, पुराना भी और नया भी, ये काम जो है आपको पहला करना है। दूसरा, ये सारा करने का दूसरा, आप सिविल कोर्ट जाएं। तीसरा, सिविल कोर्ट जाने के बाद आप एक वकील से बात करेंगे और आप जो है बिहार सरकार के ऊपर टाइटल सूट का दावा करेंगे। आप दावा करेंगे वो आपकी संपत्ति है और वो गलत तरीके से दूसरे के नाम से हो गया है, और उसके बाद उन्हीं बिहार सरकार के ऊपर आप टाइटल का दावा करेंगे तो बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना कि पुराना में जब इस आधार से ये था तो आप किस तरीके से इसको बिहार सरकार बनाए, किस आधार पे बिहार सरकार बनाए। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो ये दर्शाता है, अगर मान लेते हैं जो सरकार के जो भी एक तरह से अधिकारी हैं, जब इस बात का वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो फैसला आपके पक्ष में होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक